हाय गाइज, एक्चुअली हम लोग यहाँ इससे पहले ये वाला जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था जीवों में जनन, उसमें हम लोग पढ़े थे कि लाइफ स्पैन किसको कहते हैं। व्हाट इज लाइफ स्पैन, मतलब जीवन काल या जीवन अवधि के बारे में हम लोग समझे थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जनन किसको कहते हैं, और जनन पढ़ने के बाद हम लोग ये जाने थे कि जनन का कितना प्रकार होता है, कितने टाइप का जनन होता है। और कितने टाइप का जनन होता है ये जानने के बाद हम लोग जाने थे कि जनन का कितना टाइप होता है। तो पहला था हम लोग का अलैंगिक जनन, और फिर अलैंगिक जनन में हम लोग पढ़े थे कि वो कैसे जड़ द्वारा, पति द्वारा, ये सब द्वारा अलैंगिक जनन कैसे हो रहा था। फिर हम लोग लैंगिक जनन समझे थे, और अलैंगिक जनन में ही जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जब हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़े थे, मतलब कायिक या वर्धी जनन जो हम लोग पढ़ रहे थे, उस कायिक या वर्धी जनन के बारे में समझे। और फिर ये कायिक या वर्धी जनन दो प्रकार का हो रहा था, एक कृत्रिम कायिक या वर्धी जनन और एक था प्राकृतिक कायिक या वर्धी जनन। तो इससे पहले हम लोग जो समझे थे वो प्राकृतिक कायिक या वर्धी जनन समझे थे। और प्राकृतिक वाला जो समझे थे हम लोग, वो प्राकृतिक वाला भी कितने टाइप का था, 3 टाइप का था, 3 प्रकार का था। एक हो रहा था जड़ के द्वारा, एक हो रहा था पत्ती के द्वारा, और एक हो रहा था तना के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 हम लोगों का क्या था, प्राकृतिक वाला था, है ना। तो ये तो हम लोग इससे पहले वाले क्लास में कवर कर चुके थे। यहाँ से हम लोग को फ्रेश स्टार्ट करना है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन 2 टाइप का था, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो कृत्रिम वाला आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कृत्रिम कायिक जनन, नाम से ही पता चल रहा है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जो कि आर्टिफिशियल है ना, मतलब कि जो नेचर में खुद नहीं हो रहा है, मानव के द्वारा निर्मित है, मानव के द्वारा करवाया जा रहा है, आदमी मनुष्यों के द्वारा करवाया जा रहा है, प्लांट खुद नहीं कर रहा है वो सब कुछ, उसी को बोला जाता है, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को बोला जाता है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें बोला क्या जा रहा है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, पौधों में कायिक जनन मनुष्यों द्वारा विभिन्न तरीकों से कराया जाता है। अभी मैं बताई, नाम से ही पता चल रहा है कि कृत्रिम है, और कृत्रिम जो होता है वो कभी भी मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा ही कराया जाता है। और मानव तो बहुत कुछ करवाते हैं, अब एक में तो उनको चयन होता नहीं है, कभी ये वाला करवाएंगे, कभी वो वाला तरीका करेंगे। तो पहला तरीका ये क्या करते हैं कि पौधों में कायिक जनन होता है, मनुष्यों द्वारा विभिन्न तरीकों से कराया जाता है, अलग अलग तरीके से कराया जाता है। फिर बोला जा रहा है, अतः इस प्रकार के कायिक जनन को मनुष्य द्वारा कराया जाता है, कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। जो कायिक जनन मनुष्य द्वारा करवाया जा रहा है, उसी कायिक जनन को हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। मेरे समझ से ये बात आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये वाला लाइन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले हम लोग जब कायिक जनन समझे थे, तो कायिक जनन 2 टाइप का था, कृत्रिम कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन में हम लोग देखे थे जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा हो रहा था। उसी तरह से कृत्रिम कायिक जनन भी अलग अलग विधि द्वारा होता है। ठीक है, बहुत तरह से मनुष्यों ने कभी ये करके कभी वो करके देखा। तो उसमें सबसे पहला है, इसमें से बहुत चीज आप लोगों ने सुना होगा, अगर डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा अगर दिमाग इधर उधर आप लोग देखे होंगे तो उसमें जान रहे होंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहला वर्ड है इसमें कलम लगाना। कलम लगाना ये जनरली गांव वगैरह में आप लोग देखे होंगे, या जो भी खेती बाड़ी ज्यादा करते हैं, मतलब पेड़ पौधा से ज्यादा लगाव है, वो देखते होंगे कि बोला जाता है कि इसका कलम लगा रहे हैं या ये कर रहे हैं। वही वाली बात है कि कलम लगाना। अब किसी का कलम लगाना है तो कैसे लगाएंगे, ये पढ़ाई वाली कलम नहीं है। तो इस प्रक्रिया में पौधे की छोटी छोटी टहनियों को काट लिया जाता है। इस प्रक्रिया में कलम लगाने में हम लोग क्या करते हैं, कोई पौधा है ना, इसमें से बहुत सारा ब्रांच निकला हुआ है ना, और ये जो ब्रांचिंग निकला हुआ है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि किसी छोटे छोटे टहनियों को
काट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। और ये सारे छोटे टहनियों को काट कर क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में पौधे की छोटी छोटी टहनियों को काट लिया जाता है। एक पौधा था, उसमें से हम लोग क्या किए, इस छोटे छोटे टहनी को काट लिए, ठीक है, काट के अलग कर लिए। परंतु इस बात का ध्यान रखना होता है कि इन कटी हुई टहनियों पर कक्षस्थ कलिका होना अनिवार्य है। मतलब जो ये टहनी हम लोग काट रहे हैं, इस टहनी में पहले से क्या होना चाहिए, इस तरह से कली और पत्ते होते हैं ना, पत्ते इस तरह से, कोई भी पत्ते, ये है टहनी है ना, छोटा छोटा पार्ट है, प्लांट का टुकड़ा जो हम लोग ले रहे हैं टहनियों का, तो उसमें क्या होगा, पत्ती होगा, है ना, लीव्स लगा होगा, पत्ती लगा होगा, और पत्ती के साथ में कली भी लगा हुआ होगा, है ना। तो उसमें उसका पत्ती के साथ साथ ये जो कली है, ये कली जो कि बाद में फूल बनता है, ये जो कली है ये लगा हुआ होना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो छोटी छोटी टहनियां हम लोग काट ले रहे हैं, तोड़ रहे हैं, किससे, प्लांट से, उसमें क्या हम लोग को ध्यान रखना है कि उसमें ये कटी हुई जो टहनियां हैं उसके कक्षस्थ पर कलिका होना अनिवार्य है। क्या होना, ये जो कलिका है, वो कली जो है वो होना अनिवार्य है, क्योंकि कक्षस्थ कलिका से ही नए पौधे का निर्माण होता है। जो कक्षस्थ कलिका है वही पौधा, अगर पौधे में सिर्फ डंटी रहेगा, सूखा हुआ रहेगा, तो फिर वो डेवलप कैसे करेगा, नहीं करेगा, है ना। तो उसको डेवलप करने के लिए, मतलब उसको विकसित होने के लिए वो ध्यान रखना जरूरी होता है कि इसमें ये जो आपका कली है, इस कली का अनिवार्य होना जरूरी है, कली होना ही चाहिए। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, क्योंकि कक्षस्थ कलिका से ही नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरी बात बोली जा रही है, टहनी ही कलम कहलाती है। और जो यही टहनी जिसको हम लगाएं, यहाँ से काटे, इसमें एक कली लगा हुआ था, और इस टहनी को हम लोग दूसरे जगह सॉइल में क्या किए, लगा दिए, ठीक है, क्या किए, इस तरह से लगा दिए। अब इसमें पत्ती है इस तरह से, और ये एक टहनी है जिसको हम लोग क्या किए हैं, सॉइल में इस तरह से लगा दिए हैं। अब कुछ दिन बाद इसमें जड़ निकल जाएगा और ये एक नया पौधा बनके तैयार हो जाएगा, है ना। तो इसी को कहा जाता है कलम लगाना, ठीक है। किसी पौधा से छोटा छोटा पार्ट काट लिए और फिर उसको अलग जगह लगा दिए, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, टहनी लगाना, मतलब कि कलम लगाना। तो वही बोला जा रहा है कि इन कटी हुई टहनियों को मृदा में आधा रोप दिया जाता है। मृदा मतलब मिट्टी में, मिट्टी जो है, इस मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, इस मिट्टी में इसको क्या कर देते हैं, रोप देते हैं। ये जो है इसको हम लोग क्या किए, मिट्टी में, सॉइल में डाल दिए। उसके बाद आधा रोप दिया जाता है। इसका जो पार्ट है, इसका आधा क्या रहेगा, मिट्टी में रहेगा, है ना। आधा से ज्यादा भाग हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, जिससे कुछ समय पश्चात नया पौधा विकसित हो जाता है। आधा जब हम लोग इसको रोप देते हैं, तो रोपने के बाद, मिट्टी में डालने के बाद कुछ समय बाद इसमें जड़ का निर्माण हो जाएगा, और जब जड़ का निर्माण हो जाएगा तो ये टहनी से एक प्लांट, एक नया पौधा बनके नहीं तैयार हो जाएगा। वही बोला जा रहा है कि कटी हुई टहनियां को मिट्टी में, मृदा में आधा रोप दिया जाता है, जिससे कुछ समय पश्चात नया पौधा विकसित होता है। कलम लगाने की प्रक्रिया कई पौधों में की जा सकती है। ये जो कलम लगाने का प्रक्रिया है, ये बहुत सारे प्लांट में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गुलाब का हम लोग जनरली देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई अच्छा वाला रहता है वैरायटी, तो उसका क्या करते हैं कि टहनी तोड़ के काट के लाते हैं। ये गुलाब का इस तरह से प्लांट रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से जाते हैं, एक टहनी यहाँ से काट लेते हैं, और फिर यहाँ से लाके इसको क्या करते हैं, सॉइल में डाल देते हैं, और फिर वहां से क्या होता है, एक न्यू प्लांट बनके तैयार हो जाता है उस डंडी से। वही बोला जा रहा है कि पौधे विकसित होते हैं कलम लगाने। ये किस में होता है जनरली, गुलाब में, गुड़हल में, अंगूर में, नींबू में, ये सब का जनरली हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टहनियों को लाते हैं और फिर उसको रोप के उससे एक नया प्लांट बना देते हैं। उसी को कहा जाता है, उसी प्रक्रिया, उसी प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कलम लगाना। मेरे समझ से ये वाली लाइन आप लोगों को, ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, दाब लगाना। दाब लगाना मतलब क्या कहा जा रहा है, इससे पहले था कलम लगाना, दूसरा पॉइंट है हम लोगों का दाब लगाना। अब ये दाब लगाने में क्या होता है, इस क्रिया में
मातृ पौधे के तने की शाखा को मृदा में इस प्रकार से गाड़ दिया जाता है कि इसका अग्रभाग वायु में होता है। मतलब जिस तरह से कलम लगा रहे थे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, थोड़ा सा अंतर है कि इसमें क्या करते हैं, मातृ पौधे के तने की शाखा, मतलब उसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, जो पौधा था है ना, उसका जो भाग ले रहे थे। तो जिस पौधे से ले रहे थे, ये पौधा जो था ये क्या था, ये मातृ पौधा ही था ना, मतलब पेरेंट्स प्लांट था, है ना। तो जो मातृ पौधा था, यही पौधा क्या होता है, इसमें भी लिया जाता है मातृ ही पौधा, और उसमें भी कलम में भी हम लोग मातृ ही पौधा ले रहे थे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मातृ पौधे का एक शाखा ले लेते हैं, ठीक है, उसमें छोटी छोटी टहनियां ले रहे थे, इसमें एक शाखा एक ब्रांच बड़ा सा ले लेते हैं। दूसरी बात कि इसको जब हम क्या करते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो इसका क्या होता है, इसका अग्रभाग जो होता है, आगे वाला जो भाग होता है, ये वायु में होता है। वायु में मतलब हवा में, इन्वायरमेंट में नॉर्मली होता है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है दबे हुए भाग से कुछ समय पश्चात जड़ें निकलती है। अब जो भाग मिट्टी में है, स्वाभाविक सा बात है, उसमें कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, जड़ निकल जाएगा। जड़ तो निकलेगा ही ना, जब मिट्टी में डाल दिए हैं इस टहनी को, तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, जड़ निकल जाता है। इस तने या भाग को मातृ पौधे से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। क्या कर दिया जाता है, मातृ पौधे से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, मातृ पौधे से अलग कर दिया जाता है और इसे स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। पहले जो ये प्रोसेस कलम लगाने में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक बात समझिएगा कि कलम लगाने में हम लोग क्या कर रहे थे कि ये जो मातृ पौधा था, इसमें से छोटा टुकड़ा ले रहे थे और इसको हम लोग गुलाब वगैरह का इस तरह से क्या कर रहे थे, सॉइल में, मिट्टी में डाल के लगा दे रहे थे, और इससे एक छोटा छोटा जो टुकड़ा लिए थे, ये सारे टुकड़े से नया न्यू पौधा बन के तैयार हो जा रहा था, ठीक है। और ये मातृ पौधा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पत्ती है, ये जो टहनी है, ये टहनी जो है प्लांट में, ये अभी प्लांट में ही लगा हुआ रहता है, और यहीं पे हम लोग सॉइल से, मिट्टी से इस तरह से दबाव से, मतलब इसीलिए दाब नाम पड़ा है इसका, क्योंकि यहीं पे हम लोग मिट्टी डाल के इसको बांध के इस तरह से दाब देते हैं कि इसके बाद, और इसका ये वाला भाग जो अग्र भाग है, ये हवा में रहता है, मतलब ये खुला हुआ रहता है। लेकिन ये यहाँ से जो इसका पीछे वाला भाग है, यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं, मिट्टी में डाल के, इसमें मिट्टी डाल के इसको दबा देते हैं। जब मिट्टी डाल के दबा देते हैं तो उसके कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसमें से जड़ निकल जाता है। और जब देख लेते हैं कि हम लोग इसमें से जड़ निकल गया है, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं कि काट लेते हैं, और काट के ले जाके क्या करते हैं, दूसरे जगह लगा देते हैं। और जब इसको काट के ले जाके दूसरे जगह लगा देते हैं इस जड़ वाले पार्ट को, तो ये एक न्यू प्लांट बन के तैयार हो जाता है, नया पौधा, है ना, नए पौधे के रूप में विकसित हो गया। तो ये पुराने प्लांट से ही हम लोग नया पौधा बनाए। कलम लगाने में भी हम लोग पुराने प्लांट से ही बना रहे थे, लेकिन इसमें छोटे छोटे टुकड़ों को, टहनी को काट के हम लोग अलग मिट्टी में लगा दे रहे थे, और वहां फिर जड़ बन जा रहा था, उसको कह रहे थे कलम। यहाँ पे ये जो जड़ है, ये जो पार्ट है, शाखा है, ये अभी अपने पेरेंट्स से चिपका ही हुआ रहता है, और इसी में हम लोग यहाँ पे मिट्टी लगा देते हैं, और जब यहाँ पे जड़ विकसित हो जाता है तब हम लोग इसको काट के अलग लगा देते हैं, और फिर ये अलग से पौधा बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी मेरे समझ से। क्या बोला जा रहा है कि इसे स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब जब इसको उठा के हम लोग अलग लगा देंगे तो ये स्वतंत्र पौधा नहीं हो जाएगा, और छोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया किसमें, अंगूर में, स्ट्रॉबेरी जैसे पौधों में अपनाई जाती है। यह प्रक्रिया किसमें, अंगूर और स्ट्रॉबेरी, ये सब जो इसका एग्जाम्पल है, इसमें इस प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, नया पौधा बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को ये वाली दाब लगाना वाला जो प्रोसेस है कृत्रिम कायिक जनन का, ये भी मेरे समझ से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, रोपण। क्या है, रोपण। रोपण में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इस विधि द्वारा पौधे की उत्तम या उच्च किस्म विकसित की जा सकती है। इस विधि में जो रोपण का प्रक्रिया है ना, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि पौधा, जो भी पौधा है, अगर हमको वो उतना अच्छा किस्म का नहीं है और हमको कोई अच्छा वैरायटी वाला पौधा चाहिए,
है ना, कोई अच्छा वैरायटी वाला पौधा चाहिए, अच्छे किस्म का पौधा चाहिए, तो वैसे किस्म के पौधे के लिए, अच्छे जाति के लिए, अच्छे वैरायटी के लिए हम लोग ये रोपण का प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग अच्छे नस्ल का, अच्छे जाति का पौधा विकसित कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं ये देखिए। इस विधि में सबसे पहले बताया गया कि इस विधि द्वारा हम लोग पौधे की उत्तम या उच्च विकसित उच्च किस्म की जाति को हम लोग विकसित कर सकते हैं, ठीक है। उसमें किस्म की जाति को विकसित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसमें एक ही जाति के अच्छे किस्म, क्या एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे के कलम को दूसरे सामान्य या निम्न किस्म वाले पौधे के समकक्ष पर लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मान लो कि एक प्लांट है, ठीक है, एक पौधा है जिसमें कि ये काफी अच्छे वैरायटी का है, जिसमें कि ये जो फ्लावर हो रहा है या फ्रूट हो रहा है ये काफी बड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। मान लो ये अंगूर का ही पौधा है, तो इसमें क्या हो रहा है? काफी अच्छे वैरायटी का हो रहा है। और जो एक दूसरा पौधा है ना, एक जो दूसरा पौधा है इसी के बगल में, ये जो है उतने उच्च क्वालिटी का नहीं दे रहा है। इसके पास छोटा छोटा सा फ्रूट या फ्लावर जो भी बोलो, ये भी फ्रूट फ्लावर दे रहा है ना। मान लो कि ये आम का पेड़ है तो ये भी आम का ही पेड़ है, लेकिन इसका जो आम का पेड़ है इस आम में काफी बड़ा बड़ा मैंगो दे रहा है, काफी बड़ा बड़ा आम आ रहा है, लेकिन ये जो प्लांट है इसमें काफी छोटा छोटा वाला वैरायटी है, ठीक है। तो एक अच्छा है और एक क्या है? नॉर्मल है ना। दोनों को हम लोग ले लेते हैं और इसके संसर्ग में ही इसको लगा देते हैं। क्या करते हैं? इसके संसर्ग में, इसके समीप, इसके पास में ही इसको लगा देते हैं। तो क्या बोला जा रहा है? कलम को दूसरे सामान्य या निम्न किस्म के उच्च किस्म वाला लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि उच्च किस्म वाला लेते हैं, अच्छे किस्म का एक लिए जिसका कि बड़ा वाला फल हो रहा है, उस किस्म का लिए पौधा, और फिर निम्न किस्म का पौधा लिए और दोनों को संकल्प पर लगा दिया जाता है, ठीक है, आसपास लगा दिया जाता है। और लगाने के बाद लगा दिया जाता है और फिर लगाने के बाद दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है? कलम उच्च किस्म के पौधे की तथा संकल्प निम्न किस्म के पौधे की है। क्या बोला जा रहा है? किस्म पौधे, यहाँ लग रहा है कुछ, कलम उच्च किस्म के पौधे की तथा संकल्प निम्न किस्म के पौधे की। हाँ, जो ये कलम है, ये कलम जो अब इससे जो बन के जो कलम तैयार होगा, ये जो कलम होगा वो कैसा होगा? इसमें उच्च किस्म वाला वैरायटी और निम्न किस्म वाला दोनों से ये मिल के बना है। क्या हुआ है? दोनों से मिलके बना है। तो वही कहा जा रहा है कलम उच्च किस्म के पौधे तथा संकर निम्न किस्म के पौधे की है। अब बोला जा रहा है इन दोनों पौधे को पट्टी से इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है, दोनों का, ये कलम वाला भी है, निम्न वाला भी है, कलम वाला भी है और निम्न वाला भी है। अब दोनों का क्या करेंगे कि एक पट्टी लेंगे और इसका और इसका, है ना, इस दोनों को आपस में, मतलब कि मान लो इसको हम लोग यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है, और फिर हम फिर से बता देते हैं कि ये है ना, अब इसमें उच्च वैरायटी का बड़ा मान लो फल हो रहा था, ठीक है, और जो एक ये वाला प्लांट था इसमें निम्न वैरायटी का छोटा हो रहा था, ठीक है, ये उच्च वैरायटी का था, ये निम्न वैरायटी का था। अब इस दोनों के शाखा को आपस में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। दोनों का शाखा, इधर से इसका शाखा और इधर से इसका शाखा, दोनों को क्या कर दिया गया? आपस में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि इन दोनों पौधे को पट्टी से इस प्रकार जोड़ दिया जाता है कि दोनों एक ही पौधे के रूप में विकसित होते हैं। अब मान लो इस दोनों पौधे को ऐसे एक साथ पट्टी से बांध देंगे तो यहाँ से जो पौधा होगा वो इस दोनों से मिल के बनेगा ना, तो एक ही पौधे के जैसा यहाँ से रहेगा। मान लो यहाँ से इसमें जड़ निकल जाएगा तो ये तो एक ही पौधे के रूप में होगा ना, है ना। या मान लो कि इस दोनों पौधे का अगर हम जड़ से ही साथ में लगा दे, ये जो हम लोग कलम बना है, इस अच्छा वैरायटी का ये एक कलम था, ठीक है, ये अच्छा का था, और ये निम्न वैरायटी का एक प्लांट था, है ना, जिसमें कि छोटा वाला नस्ल, छोटी वाली ये हो रही थी, लेकिन दोनों को हम लोग साथ में ही लगा देते हैं और यहाँ से पट्टी से बांध देते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ से पट्टी से बांध देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पट्टी के इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है कि दोनों एक ही पौधे के रूप में विकसित होते, तो दोनों एक ही पौधा में जैसा नहीं विकसित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ही रोपण कहते हैं।
कि किसको रोपण कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि रोपण किसको कहते हैं। ये नॉर्मल सा डे टू डे लाइफ में चलने वाला प्रोसेस है, जिसको थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा कि इस तरह से नर्सरी वगैरह में जनरली ये सब करके ही अच्छा वैरायटी का पौधा बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला जा रहा है, वही जो हम लोग पढ़े थे, इसी का कंटिन्यू तीसरा पॉइंट है कि लगभग 4-5 सप्ताह के बाद उस जोड़े वाले स्थान से उस पट्टी को हटा दिया जाता है। जो हम लोगों का ये अच्छा वैरायटी वाला था और ये जो निम्न वैरायटी वाला था, दोनों प्लांट को हम लोग यहाँ पट्टी से क्या किए थे, जोड़ दिए थे। और 4-5 सप्ताह जब बीत जाता है, ठीक है, 4-5 सप्ताह जब बीत जाता है तो क्या करते हैं, उस पट्टी को हम लोग हटा देते हैं। जिस पट्टी से बांध के रखे थे उस पट्टी को हटा दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त पौधे, अब जब इस पट्टी को हटा देंगे तो यहाँ से इस दोनों को मिला के अच्छा वैरायटी और बुरा वैरायटी है ना, निम्न वैरायटी, दोनों को मिला के उच्च किस्म का था और ये निम्न किस्म का था। लेकिन दोनों को जब पट्टी से जोड़ दिए तो यहाँ से जब जड़ बन गया तो दोनों के मिला के एक ही पौधा बन गया ना। अब इस पौधे को जब हम लोग पट्टी हटा देते हैं तो उस पट्टी को हटा दिया जाता है। इस प्रकार से जो पौधा, अब ये जो पौधा पहले था उच्च और निम्न, वो तो नहीं रह गया, ये तो दोनों से मिल के बना हुआ है कि नहीं है। तो उसकी जड़ें को संकर्द की, क्या बोला जा रहा है, प्राप्त पौधे जिसकी जड़ें तो संतग्ध की होगी परंतु उसका मुख्य तना, फल, फूल आदि उच्च किस्म वाले पौधे यानी कलम की होती है। मतलब इसके जड़ को जब हम लोग जोड़े तो ऊपर से भले ही जो हम लोगों को दिख रहा है ना, क्या बोला जा रहा है कि संतग्ध जब रखते हैं तो परंतु उसका मुख्य तना, फल आदि उच्च किस्म वाले पौधे यानी कलम की होती है। जो इसका फूल आएगा या फल आएगा, ये सारा जो आएगा वो जो उच्च किस्म का पौधा था, बड़ा मैंगो, बड़ा आम दे रहा था, उसके जैसा होगा। लेकिन इसका जो जड़ होगा वहां पे तो हम लोगों को पता है ना कि इसमें जड़ जो है ये दोनों का है, इसमें निम्न वाले का भी जड़ है। वही बोला जा रहा है कि इस प्रकार प्राप्त पौधों में जिसकी जड़ें संतग्ध रखी जाती है उसका मुख्य तना हो चाहे फल हो आदि उच्च किस्म वाले पौधे का हो जाता है ना, पौधे यानी कलम की हो जाती है ना, की होती है। यह विधि आम, नींबू, सेब, आम वाला तो जनरली सब देखे होंगे मेरे समझ से, आम और नींबू वाला, आम, नींबू, सेब आदि में अपनाई जाती है। और ये विधि का हम लोग प्रयोग किस फल के मतलब किस प्लांट के लिए करते हैं जनरली, तो आम के लिए करते हैं, नींबू के लिए करते हैं और सेब वगैरह के लिए करते हैं और भी कुछ कुछ के लिए करते हैं। लेकिन जनरली ये है, आम वाला, नींबू वाला जनरली होता है आम घरों में भी, है ना। नेक्स्ट क्लास में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट चलता है। इससे पहले हम लोग कौन कौन सा पढ़े, 3 पढ़ लिए है ना। 3 में क्या था, एक था हम लोगों का किसके द्वारा, इससे पहले 3 पढ़ लिए। चौथा हम लोग पढ़ते हैं किसके द्वारा, गूटी बांधना। ऑलमोस्ट सब का सब सिमिलर है, चाहे उसको कलम लगाना बोलो, दाब लगाना बोलो, चाहे ये 3 हम लोग रोपण वाला पढ़े, 3 पढ़ लिए, चौथा गुटी बांधना, ऑलमोस्ट सब लगभग सिमिलर ही होता है। अच्छे वैरायटी को लेंगे और फिर निम्न वैरायटी को लेंगे, फिर सबको बांधेंगे, ये करेंगे, फिर एक नया पौधा बना के तैयार कर लेंगे। तो उसके बाद है गुटी बांधना। गुटी बांधने में इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, तो यह दाब लगाना, इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, यह दाब लगाने की विधि का ही परिवर्तन रूप है। एक हम लोग इससे पहले दाब लगाना पढ़े थे, कलम के बाद दाब लगाना पढ़े थे, उसके बाद रोपण पढ़े। तो दाब लगाने में जो किया जाता है ऑलमोस्ट यही विधि इसमें भी किया जाता है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, इसमें ऑलमोस्ट यही विधि इसमें भी किया जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि परिवर्तित, क्या बोला जा रहा है, यह दाब लगाने की विधि का ही परिवर्तित रूप है। कौन सा रूप है, दाब लगाने का ही विधि का परिवर्तित रूप है, मतलब उसी का थोड़ा सा डिफरेंट रूप है। इस विधि का प्रयोग वृक्षों की अधिक ऊंचाई पर स्थित शाखाओं पर किया जाता है जहां पर दाब विधि का प्रयोग नहीं हो पाता। मान लो कि दाब विधि का प्रयोग जिस जगह पे हम लोग कर सकते थे, है ना, छोटा प्लांट है और मान लो कि उस प्लांट का हाइट कम है, तो
तो हम लोग यहाँ पे वो दाब विधि वाला प्रोसेस कर लिए। लेकिन अगर कोई प्लांट है जिसका कि हाइट बहुत ज्यादा है ना, वहां पे हम लोग ये दाब विधि वाला प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कर सकते हैं? तो प्रयोग वृक्षों की अधिक ऊंचाई पर स्थित शाखाओं पर किया जाता है, जहां पर दाब विधि का प्रयोग नहीं। जहां पे हम लोग दाब विधि का प्रयोग नहीं कर सकते वहां पे कौन सा प्रयोग करेंगे? गुटी बांधना का। किसमें करेंगे? ज्यादा ऊंचा ऊंचा जो पेड़ होता है उसके लिए है ये। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला जाता है, इसमें वृक्ष की एक स्वस्थ शाखा के बीच से, वृक्ष जो है, कोई वृक्ष है, इसका एक स्वस्थ शाखा ले लेते हैं। ठीक है, स्वस्थ शाखा के बीच से चाकू द्वारा छाल हटा देते हैं। ये जो इस वृक्ष है, मान लो ये एक वृक्ष है और इस वृक्ष का हम लोग क्या कर देते हैं कि ये जो शाखा है, इस शाखा का चाकू से क्या कर देते हैं, इस तरह से इसके छाल को हटा देंगे। ठीक है, इसको छील देंगे और जब इस छाल को छील देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कवर नहीं रहेगा, छाल नहीं रहेगा इसके ऊपर। उसके बाद बोला जा रहा है कि चाकू से छाल को हटा देते हैं, कटे हुए भाग पर गीली मिट्टी लपेटकर। अब जब इस जो शाखा था इसको पहले क्या किए, चाकू से छील लिए और जो ये कटा हुआ भाग था यहाँ पे हम लोग मिट्टी से इसको क्या कर दिए, घेर दिए, मिट्टी लगा दिए इसमें। ठीक है, क्या कर दिए, मिट्टी लगा दिए। जैसे ही मिट्टी लगाते हैं तो गीली मिट्टी क्या करते हैं हम लोग, गीली मिट्टी लपेट कर क्या कर देते हैं, मोटे कपड़े या टाट द्वारा बांध देते हैं। इसमें गीली मिट्टी को पहले इस शाखा के भाग को छील देंगे चाकू से, फिर वहां पे गीली मिट्टी को लगा देंगे और फिर किसी मोटे कपड़े से वहां पे उसको क्या करेंगे, बांध देंगे। जब बांध देंगे तो बांध देते हैं, इसे गुटी कहते हैं। जब इसको बांध दिया जाता है उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गुटी कहते हैं। ठीक है, यहां तक मेरी समझ से आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, कि गुटी कैसे करते हैं ये वाला आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। इसको गुटी कहते थे, अब गुटी उसको कह रहे थे जिसको बांध दिए। अब कुछ होता क्या, बांधने के बाद क्या करते हैं, तो कुछ दिनों पश्चात कटे भाग पर अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती है। जो शाखा था, शाखा को पहले छीले, फिर उसमें गीली मिट्टी से लेप किए, फिर कपड़े से उसको बांध दिए। ठीक है, और उसी प्रोसेस को क्या बोले, उसी प्रक्रिया को बोले गुटी बांधने का प्रोसेस, है ना, गुटी बांधना। अब जो ये बांध के रखे हैं तो स्वाभाविक सा बात है, मिट्टी बांध के रखे हैं, उसमें गीली मिट्टी है, पानी है, मॉइस्चर है, सब है, तो वो कुछ दिन के बाद उसमें से जड़ तो निकल ही जाएगा, है ना। तो कुछ दिन के बाद यहाँ से क्या हो जाता है, जड़ निकलने लगता है। तो वही बोला जा रहा है, कुछ दिनों पश्चात कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती है। पर्याप्त जड़ें निकलने पर जड़ के पीछे से शाखा को काट दिया जाता है। जैसे ही इसमें से कुछ दिन जब बीत जाता है और जब शाखा से जड़ निकलने लगता है तो इस जड़ को क्या कर दिया जाता है, जड़ के जहां से जड़ निकल गया है वहां से इस शाखा को हम लोग क्या कर लेंगे, काट कर लेंगे। और जैसे ही यहाँ से काट लेंगे, काट के अलग कर लेंगे, तो ये एक नया पौधा नहीं बन गया। अब यहाँ से काट के हम लोग इसको सॉइल में अलग से फिर मिट्टी में डाल के लगा लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक न्यू प्लांट बन के तैयार हो जाएगा, है ना, नया पौधा, है ना, न्यू प्लांट, नया पौधा बनके तैयार हो गया, है ना। तो वही बोला जा रहा है कि जड़ जहां से निकलता है उसके पीछे से शाखा को काटकर अलग कर लिया जाता है। यह शाखा वृद्धि करके एक नया पौधा बना लेती है। जैसे लीची, नींबू आदि में यह विधि अपनाई जाती है। लीची, नींबू वगैरह का जो पौधा है हम उसको इस तरह से चाहे तो काट के एक पौधे से दूसरे पौधे को बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे समझ से ये वाली लाइन भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा प्रेशर डालने का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, चलो फाइनली हम लोगों का क्या हुआ कि कायिक जनन खत्म हो गया। ठीक है, कायिक जनन या वृद्धि जनन, हम लोग जनन पढ़े थे, है ना, लाइफ स्पेन पढ़े थे, मतलब जीवन अवधि, जीवन काल किसको कहते हैं समझे थे। उसके बाद हम लोग जाने थे कि जनन किसको कहते हैं, जनन क्या है। अब फिर जनन के बारे में जानने के बाद हम लोग जाने थे कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन 3 प्रकार का हो रहा था, कायिक या वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो जो कायिक या वर्धी जनन था, है ना, वही कायिक या वर्धी जनन
हम लोग फिर समझे कायिक या वर्धी जनन किसको कहते हैं। फिर कायिक या वर्धी जनन जो था वो दो प्रकार का था, एक प्राकृतिक कायिक या वर्धी जनन और एक कृत्रिम कायिक या वर्धी जनन। फिर प्राकृतिक जो था उसमें तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा, जड़ के द्वारा, तीन के द्वारा हो रहा था। फिर जो कृत्रिम कायिक जनन था, अब ये कृत्रिम कायिक जनन भी 3-4 टाइप का था। एक क्या था, कलम लगाना, दाब लगाना, फिर रोपण करना, फिर गुटी करना, है ना, गुटी बांधना। तो ये 4-5 टाइप का क्या था आपका कृत्रिम कायिक जनन भी था। अब हम लोगों का कृत्रिम कायिक जनन या प्राकृतिक कायिक जनन मतलब हम लोगों का कायिक या वर्धी जनन वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब दूसरा टाइप हम लोग का जनन का क्या था, अलैंगिक जनन। फिर इसके बाद क्या है, लैंगिक जनन। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अपने अलैंगिक जनन में। किस टॉपिक पे चलते हैं, अलैंगिक जनन में। तो अब आप लोगों को पता होगा कि अलैंगिक जनन किसको कहते हैं। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में एक ही जो होते हैं पेरेंट्स, एक ही माता पिता इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, या तो इधर है ना, कोई भी एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अलैंगिक जनन हम लोग देखते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। अलैंगिक जनन की क्रिया से उत्पन्न संतान एकदम अपने जनक के समान होते हैं। अलैंगिक जनन की सबसे बड़ी ये खासियत बोलिए या जो बोलिए कि इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं या ये बिल्कुल डिट्टो अपने जनक के जैसा, अपने पेरेंट्स के जैसा ही होते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होता है, एकदम फोटोकॉपी होते हैं। जिस तरह से हम लोग फोटोकॉपी करवा के लाते हैं ना, उस तरह फोटोकॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, अपने जनक के, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, अलैंगिक जनन की क्रिया से जो संतान उत्पन्न होते हैं वो संतान कैसे होते हैं, अर्थात अपने जनक को क्लोन, उसी जनक को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जनक को नहीं, अपने जनक का क्लोन होती है। मतलब जो संतान उत्पन्न हो रही है, ठीक है, सॉरी, जो संतान उत्पन्न हो रही है तो जो संतान उत्पन्न हो रही है अलैंगिक जनन से, वो बिल्कुल अपने जनक के क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, अपने जनक के बिल्कुल सिमिलर होती है, ठीक है, उस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बिल्कुल फोटोकॉपी होती है, बिल्कुल समान होती है अपने पेरेंट्स के, अपने जनक के। इसीलिए उसको क्या वर्ड बोला जाता है, बिल्कुल वो जनक के समान होती है, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, क्लोन बोला जाता है, कि वो बिल्कुल क्लोन होती है अपने जनक की, ठीक है। क्लोन मतलब वही जो कि हम लोग बोलते हैं आजकल फोटोकॉपी होता है, उसी तरह से चूंकि अलैंगिक जनन में जो जनन का प्रोसेस होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है, प्रोजेनी होता है, संतान है, वो संतान बिल्कुल अपने पेरेंट्स के डिट्टो कॉपी होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि अपने जनक का क्लोन होती है, ठीक है। इसलिए अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहा जाता है। अलैंगिक जनन को क्या बोला जाता है, एकल जीव जनन। मतलब एकल जीव जनन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही जीव जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब एक ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दोनों में से कोई एक ही। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जान रहे थे लैंगिक जनन में कि वहां एक मेल और एक फीमेल, एक नर और एक मादा, 2 इन्वॉल्व होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एक जनक इन्वॉल्व होते हैं। वही कहा जा रहा है कि जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अलैंगिक जनन किसको कहते हैं। अलैंगिक जनन में जो संतति होती है ना, संतान होती है, वो बिल्कुल अपने जनक के क्या होती है, सिमिलर होती है, सेम होती है, समान होती है, कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है। इसीलिए उसको बोला जाता है कि वो अपने जनक का क्या है, क्लोन है ना, फोटोकॉपी है। और फिर इसीलिए इसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अलैंगिक जनन में, इसीलिए इसको कहा एकल जीव जनन भी कहा जाता है, ठीक है। मेरे समझ से यहाँ तक आप लोगों को इसमें इस अलैंगिक जनन का ये डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अब जो अलैंगिक जनन है, वो अलैंगिक जनन भी बहुत सारे टाइप मतलब प्रोसेस से होता है,
ठीक है, बहुत सारे प्रक्रिया में खत्म होता है, बहुत सारे टाइप का होता है। तो अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं, अलैंगिक जनन की विधियां मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी जो टाइप है वो बहुत सारा है। कौन कौन सा? जैसे कि बाइनरी फिजन, द्विविखंडन का जो प्रोसेस होता है ना, द्विविखंडन बाइनरी फिजन द्वारा। दूसरा बीजाणु जनन, स्पोरोलिलेशन, है ना, बीजाणु जनन के द्वारा हो रहा है। तीसरा मुकुलन के द्वारा, बर्डिंग द्वारा हो रहा है। चौथा कलिका द्वारा, जिसमें जिम्ल्स बन रहा है, उस प्रोसेस के द्वारा होता है। पांचवा खंडी भवन कहलाता है, जिसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और छठा पुनरुद्भवन, रीजनरेशन कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात बोली जा रही है कि अलैंगिक जनन जो है ये 6 मतलब टाइप का, 6 प्रकार का होता है और 6 प्रकार में ये खत्म होता है। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि ये द्विविखंडन का मतलब क्या होता है, द्विविखंडन में क्या होता है, और फिर बाकी इसी तरह से हम लोग ये सारे टाइप को कवर करते जाएंगे। जैसे कि हम लोग कृत्रिम या जैसे हम लोग कायिक या वर्धी जनन में जाने थे कि प्राकृतिक और फिर कृत्रिम होता था, और फिर प्राकृतिक भी बहुत सारे टाइप का था और फिर कृत्रिम भी बहुत सारे टाइप का था। उसी तरह से अलैंगिक जनन का भी बहुत सारा टाइप होता है हमारा, ठीक है, प्रकार होता है। उसमें हम लोग पहला देखते हैं कि कौन सा प्रकार होता है। ठीक है, तो इसका भी बहुत सारा क्या है, प्रकार है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। पहला जो हम लोगों का था, पहला क्या था? द्विविखंडी या विभाजन द्वारा, द्विविभाजन द्वारा। द्विविखंडन या द्विविभाजन बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बाइनरी फिजन। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? द्विविखंडन या द्विविभाजन, द्विविखंडन या द्विविभाजन। और ये हम लोगों का पहला है। इसमें होता क्या है द्विविखंडन या द्विविभाजन में? होता ये है कि ये जैसे कि ये अमीबा और युगलिना जो एक ही सेल से बने हुए होते हैं, एक कोशिकीय जीव में जनरली देखा जाता है। ये जो प्रक्रिया है द्विविखंडन का, द्विविभाजन का, ये किस में देखने को मिलता है? जनरली अमीबा में, युगलिना में, ये सब इटिशी, यही सारे में देखने को मिलता है। और अमीबा, युगलिना, ये सब प्रायः कैसे होते हैं जीव? कैसे जीव होते हैं? जनरली ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव मतलब जिस जीव का जो शरीर है, बॉडी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका से मिलके बना है। ये जो कोशिका जो है, ये जो जीव है, इस जीव का जो शरीर है, ये कितने कोशिका से मिलके बना है? एक ही कोशिका से मिलके बना है, इसीलिए इसको एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। एक क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव। और ये जो बहुकोशिकीय जीव होता है, मल्टी सेल्युलर बहुकोशिकीय, इसमें क्या होता है कि जो बहुकोशिकीय में क्या होता है कि जो जीव होते हैं उनका शरीर जो होता है ये बहुत सारे सेल को मिलके बना हुआ होता है, एक सेल से नहीं बना हुआ होता है। कितने? बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ होता है। एक कोशिकीय जीव का शरीर एक ही सेल से, एक ही कोशिका से मिलके बनता है, जबकि बहुकोशिकीय का शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलके बनता है। तो एक कोशिकीय जीव में अमीबा, युगलिना, ये सब आ जाते हैं, है ना। और बहुकोशिकीय में जनरली जितने भी बड़े ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है वो सारे उसमें आ जाते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स, मानव, ये भी किसमें आते हैं? बहुकोशिकीय में आते हैं, क्योंकि हम लोगों का शरीर क्या है? एक सेल से ही, एक ही कोशिका से बना हुआ है नहीं ना, बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम लोग कैसे हैं? बहुकोशिकीय हैं। ठीक है, ये वाला बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। तो एक कोशिकीय में या एक कोशिकीय जीव में ये द्विविखंडन प्रोसेस के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्विविखंडन प्रोसेस के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन होता है जनरली। और एक कोशिकीय में कौन आ जाते हैं? अमीबा और युगलिना। अब कैसे होता है ये समझते हैं। द्विविखंडन, द्विभाग, नाम से ही पता चल रहा है द्विविखंडन मतलब एक अमीबा है ना, एक अमीबा है और इस एक अमीबा में क्या हुआ कि विखंडन हुआ, मतलब ये एक अमीबा 2 भाग में टूट गया। ठीक है, एक अमीबा 2 भाग में टूट गया, इसका ये वाला भाग और ये वाला भाग 2 भाग में टूट गया। और ये दोनों एक ही अमीबा था, लेकिन जब ये 2 भाग में टूटा तो इसका दोनों भाग एक न्यू अमीबा बना लिया। क्या कर लिया? एक न्यू अमीबा बना लिया, है ना, एक नया नया अमीबा बना लिया।
तो एक अमीबा का दोनों भाग अपना सेल विभाजित करके, कोशिका का विभाजन करके, जो इसका कटा हुआ भाग था ये इसको पूरा कर लिया और इसका कटा हुआ भाग था ये पूरा कर लिया और फिर 2 अमीबा बना लिया। तो एक अमीबा से 2 अमीबा बन के तैयार हो गया ना। यही वाला प्रोसेस यूग्लिना में भी होता है, ठीक है, पैरामीशियम में भी होता है। तो ये सारा क्या होता है कि आप इसको क्या करते हो, एक अमीबा को बीच से कट कर दिए, 2 भाग में कट कर दिए, द्विविभाजन, और जैसे 2 भाग में कटे दोनों भाग इसका एक अलग अलग अमीबा बना के तैयार कर लिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं द्विविभाजन। क्या बोला जा रहा है, इस विधि में प्रायः जनन के समय जनक का शरीर 2 बराबर भागों में समसूत्री विभाजन द्वारा बांटकर 2 नए संतति जीव का निर्माण करता है। इसी द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। इसी द्विविभाजन को अलैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, इसी द्विविभाजन को अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो अलैंगिक जनन हो रहा है यहाँ पे, पहले क्या किया जा रहा है, ये जो अमीबा है इसको 2 भाग में बांट दिया जा रहा है। तो जनक पेरेंट्स वाला तो यही है ना, जनक क्या हुआ, पेरेंट्स क्या हुआ, यही हुआ। और जो इसको जब हम लोग काट दिए और इसके दोनों भाग से जो बन के 2 नया अमीबा बना, ये क्या हुआ, यही तो ऑफ स्प्रिंग हुआ, प्रोजेनी हुआ, बना ना, मतलब उसका बच्चा बना ना, संतान बना ना। और ये बना किससे, विभाजन द्वारा बना। किस विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा। जब ये जो इसको हम लोग काट दिए थे तो ये जो सेल इसका कटा हुआ भाग इस तरह से, बस ये वाला भाग इसके पास रह गया और दूसरा के पास फिर ये वाला भाग बटा हुआ रह गया। तो ये वाला भाग जो था, ये वाला भाग फिर अपने आगे का भाग इस तरह से बनाया होगा और ये वाला इस तरह से अपने पीछे का भाग बनाया होगा ना। तो ये वाला जो बनाया होगा प्रोसेस से, ये जो पूरा कंप्लीट किया, अपने आप को पूरा किया, पूर्ण किया, आधा से पूरा बना। तो ये आधा से पूरा कैसे बना, उसमें विभाजन का प्रक्रिया हुआ होगा, तभी तो ये अपने सेल को कंप्लीट किया, कोशिका को। तो ये जो कोशिका का विभाजन हुआ है, ये जो पूरा हुआ है, ये किस प्रोसेस से हुआ है, किस प्रक्रिया से, कोशिका के विभाजन से। इसको अपना कोशिका का विभाजन करना पड़ा। और जो कोशिका का विभाजन हुआ वो किस विधि के द्वारा हुआ, समसूत्री विभाजन के द्वारा हुआ। समसूत्री विभाजन द्वारा हम लोग क्या करिए, पहले इसको बांट दिए और फिर नए 2 संतति जीव का निर्माण हो जाता है। एक ही जनक को काट के हम लोग 2 संतति जो नए जीव का निर्माण कर देते हैं। और समसूत्री विभाजन द्वारा इसका निर्माण होता है, कोशिका का विभाजन होता है। समसूत्री मतलब इसमें क्या होता है कि एक जनक जो होता है, फिर 1 से 2 कोशिका बनता है, फिर ये 2 से 4 कोशिका बनता है, फिर ये वाला जो सेल है, ये कोशिका, ये भी क्या करेगा, 2 बनाएगा। तो पहले 1 था, 1 से क्या हुआ, 2 हो गया, और 2 से यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये जो 2 है ये भी फिर 2 बनाएगा, है ना, फिर ये वाला भी 2 बनाएगा और फिर ये वाला भी 2 बनाएगा, फिर ये भी 2 बनाएगा। तो पहले 1 था, 1 से कितना बना, 2 बना, 2 से कितना बना, 4 बना, 4 से कितना बना, 8 बना, है ना। इसी तरह विभाजन होते जाती है, इसी को बोला जाता है समसूत्री विभाजन, ठीक है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा एक अमीबा दूसरा को अगर हम बीच से काट देते हैं तो अपनी समसूत्री विभाजन द्वारा ये कटे हुए भाग को पूरा कर लेता है और फिर क्या कर लेता है, दूसरा अमीबा बना लेता है, ठीक है, मतलब उसको कंप्लीट कर लेता है। उसी से एक अमीबा से 2 अमीबा बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक मेरे समझ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। द्विविखंडन का प्रोसेस, प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, और ये प्रायः किसमें देखने को मिलता है, एक कोशिकीय जीवों में होता है। ये जो अलैंगिक प्रोसेस, अलैंगिक जनन हो रहा है द्विविखंडन द्वारा, ये जनरली एक कोशिकीय जीवों में होता है। और एक कोशिकीय जीवों का एग्जाम्पल क्या होता है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, यही सब तो होता है। तो यही सब में क्या हो रहा है कि ये आया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, वो द्विविखंडन वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वो खत्म हो गया। फिर ये दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट क्या था हम लोगों का, पहला प्रकार था द्विविखंडन, द्विविभाजन द्वारा। दूसरा क्या था, बीजाणु जनन द्वारा, स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन द्वारा। बीजाणु जनन द्वारा कैसे हो रहा है, तो इस विधि द्वारा जनन के समय जीवों को कोशिका में या बाह्य भाग पर एक कोशिकीय पतली भत्ती
आवरण युक्त संरचना का निर्माण होता है जिसे बीजाणु कहते हैं। यह बीजाणु कुछ समय बाद जनक कोशिका या पौधे में अलग होकर विभिन्न स्थानों पर फैलकर नए जीव का निर्माण करते हैं, इसे ही बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे कि ये होता किसमें है, तो क्लेमाइडोमोनास शैवाल मतलब एल्गी है ना, क्लेमाइडोमोनास शैवाल, फिर क्या पेनिसिलियम कवक है ना, ये सारे जो पेनिसिलियम है, कवक है, क्लेमाइडोमोनास है, शैवाल है, ये सब में जो विधि के द्वारा जनन होता है, किस विधि द्वारा होता है, अलैंगिक विधि द्वारा होता है। और अलैंगिक विधि के किस विधि द्वारा, बीजाणु जनन के द्वारा होता है ना। स्पोर का, बीजाणु का क्या होता है, इसमें निर्माण होता है। अब बीजाणु का निर्माण होता कैसे है, बीजाणु के निर्माण के द्वारा होता है, उसी को क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। अब देखिए कि बीजाणु का निर्माण होता कैसे है, तो इस विधि द्वारा जनन के समय जिस समय जनन हो रहा है उस समय हम लोग क्या करते हैं, करते नहीं मतलब कि ये होता है उसके अंदर में खुद ही होता है ऑटोमेटिक समय, उस समय जीवों की कोशिका में या बाह्य भाग पर एक कोशिकीय पतली भित्ति आवरण युक्त संरचना का निर्माण होता है। मान लो कि ये एक क्या है, जीव है, ठीक है, ये एक जीव है, मान के चलते हैं कि ये एक जीव है। तो जिस समय इसमें जनन होना रहता है तो इसका जो बाहरी वाला भाग है, ये वाला जो बाहर से दिख रहा है, ये वाला भाग, ये बाहरी भाग में एक क्या हो जाता है, इस तरह से मान लो कि ये एक जीव है, ठीक है, इसके बाहरी वाले भाग पे इस तरह से एक आवरण बनने लगता है। क्या बनने लगता है, बाह्य आवरण बनने लगता है, ठीक है, एक कोशिका का निर्माण होने लगता है। एक ये वाला भाग है ना, रुके बताते हैं फिर से, ठीक है, ये एक जीव है। अब जैसे ही इसके ऊपर क्या होता है, जनन का समय होता है, तो इसके ऊपर एक और इस तरह से क्या होता है, आवरण बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, एक आवरण बनना शुरू हो जाता है। संरचना का निर्माण होता है पतली भित्ति, और ये जो बाह्य आवरण बना है ये पतली भित्ति होती है, ठीक है, क्या होती है, पतली भित्ति होती है, ठीक है, पतली भित्ति होती है, ठीक है, पतली भित्ति का आवरण बन जाता है। उसके बाद संरचना का निर्माण होता है, जब इसके आउटर से जब ये बन गया है उसी संरचना का निर्माण हो गया है, जिसे बीजाणु कहते हैं। जैसे ही ये जो जीव है इसके ऊपर ये बन के तैयार हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है, इस विधि द्वारा जनन के समय जीवों की कोशिका, जो कोशिका है में, जीवों के कोशिका में या बाह्य भाग पर एक कोशिकीय पतली भित्ति, एक कोशिकीय मतलब एक ही कोशिका का बना हुआ पतली भित्ति आवरण तैयार हो जाता है, युक्त संरचना का निर्माण होता है, जिसे बीजाणु कहते हैं। ये जो बन के तैयार हो गया इसी को क्या कहेंगे, बीजाणु कहेंगे, ठीक है, बीजाणु कहेंगे। दूसरी, यह बीजाणु कुछ समय बाद जनक कोशिका या पौधे से अलग होकर विभिन्न स्थानों पर फैलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। अब ये जो इसके ऊपर बाह्य आवरण पे एक बना था, कुछ समय के बाद ये अलग हो जाता है, ठीक है, ये जीव जो था ये तो था, या बाह्य आवरण जो इस तरह से बना था ये इसके बाद क्या हो जाएगा, फट के ये अलग हो जाएगा। और जैसे ही अलग होगा तो ये जिस जगह पे फैलेगा है ना, जगह जाएगा, वहां पे एक नए जीव का क्या कर देगा, बीजाणु का निर्माण कर देगा। तो वही बोला जा रहा है कि जनक कोशिका या पौधे से अलग होकर, अब ये पौधा था या फिर जनक कोशिका जो भी था, ऑर्गेनिज्म था, उससे क्या हुआ कि ये अब अलग हो गया, और अलग होके क्या करेगा, जनक कोशिका या पौधे से अलग होकर विभिन्न स्थानों पर फैलेगा, दूसरे जगह पर जाएगा, और जहां जहां फैल के जाएगा वहां वहां नए जीव का निर्माण कर देगा, है ना। और फिर जब नए जीव का निर्माण करेगा, इसे ही बीजाणु जनन कहते हैं। जहां जहां जाएगा, और ये जो बीज अब इसके ऊपर बना था, और जहां जहां ये जाएगा वहां वहां बीजाणु का क्या करेगा, निर्माण, जो नए इसका निर्माण करेगा, नए पौधे का या किसी का भी, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, उसी प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहेंगे। और ये जनरली किसमें होता है, शैवाल में, पेनिसिलियम में, कवक में, है ना, इस सब में, क्लेमाइडोमोनास में, ये वाला प्रक्रिया से क्या होता है, आपका अलैंगिक जनन की विधि के द्वारा होता है। तो बीजाणु जनन से कैसे होता है, ये मेरे समझ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये दूसरा टॉपिक, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों का टाइप क्या था, मुकुलन, बडिंग द्वारा,
मुकुलन द्वारा, बडिंग द्वारा। बडिंग क्या होता है, मुकुलन होता क्या है? मुकुलन क्या होता है कि एक आपका क्या होता है कि हाइड्रा नाम का स्पीसीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रा, पता नहीं यहाँ पे ईस्ट है ना। मुकुलन ईस्ट से ईस्ट में, मतलब ईस्ट में या फिर हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मुकुलन में क्या हो रहा है कि इस तरह से हाइड्रा होता है। ये थोड़ा गलत हो गया, इस तरह से हाइड्रा होता है। ये इसका बेस होता है, ये बॉडी होता है, और इस तरह से इसका टेंटिकल्स होता है निकला हुआ। ठीक है, और इसमें इस तरह से छोटा छोटा बर्ड्स बना हुआ होता है। क्या होता है? बर्ड्स बना हुआ होता है। इसी को कहते हैं हम लोग मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। मतलब ये क्या है, ये जनक हाइड्रा है। क्या है? जनक, मतलब पेरेंट है, ये पेरेंट हाइड्रा है। और इससे जो ये वाला जो निकला हुआ है, इसी को कहते हैं बर्ड्स। क्या कहते हैं? बर्ड्स, मतलब मुकुलन कहते हैं, है ना। बर्ड्स या मुकुलन कहते हैं। ये जो मुकुल है ना, ये जो इसका निकला हुआ है, ये क्या है? बेबी हाइड्रा है। ठीक है, क्या है? बेबी हाइड्रा। ये फिगर किसका है? हाइड्रा का, है ना, हाइड्रा का। तो ये जो बेबी हाइड्रा है, ये अभी अपने पेरेंट्स से, जनक से क्या किया हुआ है? जुड़ा हुआ है, अटैच है। जैसे ही ये बेबी हाइड्रा कुछ समय के बाद मैच्योर हो जाएगा, ग्रोथ कर लेगा, तो ये अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएगा। ठीक है, जनक से, अपने जनक से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और फिर जब ये अलग होगा तो अब ये मैच्योर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये जो जनक हाइड्रा, जो बेबी हाइड्रा था, ये भी क्या करेगा कि एक इसमें भी बहुत सारे क्या मुकुल बन के तैयार हो जाएगा, फिर इसमें भी बहुत सारा मुकुल बनेगा, और फिर इसका ये निकलेगा, और फिर ये फिर मैच्योर हो जाएगा, और फिर इसमें बहुत सारा मुकुल निकलेगा। इसी तरह ये प्रक्रिया क्या होगा? चलते रहेगा। तो इसी को कहा जाता है मुकुलन द्वारा, इसी को कहा जा रहा है मुकुलन। यही बोला जा रहा है कि मुकुलन के द्वारा, बर्डिंग के द्वारा कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब संख्या में वृद्धि कैसे करेगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन कैसे करता है? मुकुलन के द्वारा, बर्डिंग के द्वारा। तो बर्डिंग में क्या होता है? इस प्रकार का विभाजन ईस्ट में पाया जाता है। ये जो विभाजन है, ये जनरली किसमें पाया जाएगा? ईस्ट में पाया जाता है। इस विधि में ईस्ट कोशिका में बाह्य भाग पर जनन के समान क्या सूक्ष्म गोलाकार कई संरचनाएं बनती हैं। इस प्रकार क्या कहा जा रहा है? इस प्रकार का विभाजन ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट बोलिए, या फिर मतलब हाइड्रा में हो, या फिर ईस्ट में इस प्रकार का जो जनन होता है, ये हाइड्रा या ईस्ट में होता है। ठीक है, इस विधि में सबसे पहला बात बोला क्या जा रहा है कि इस विधि में हम लोग करते क्या हैं? तो इस विधि में ईस्ट कोशिका का बाह्य भाग, जो जनन का जो भाग है, उस पे छोटा छोटा सा ये जनक का भाग है ना, मतलब जनक है ना, और जनक जो है इस कोशिका के जनक के बाह्य भाग पर छोटा छोटा क्या होता है? सूक्ष्म गोलाकार कई संरचनाएं होती हैं। ये जो जनक का भाग है ना, जनक है ना, इस जनक के बाह्य भाग पर छोटी छोटी सी कई सारी संरचना नहीं है, सूक्ष्म छोटी छोटी सी गोलाकार, वही बोली जा रही है। सूक्ष्म छोटी छोटी सी कई संरचना होती है, जिसे मुकुलन कहते हैं। ठीक है, ये जो है, ये जो बन के छोटी छोटी संरचना तैयार है, इसी को बर्ड्स कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मुकुल कहते हैं। यही मुकुल ईस्ट से अलग होकर, जब ये मुकुल क्या हो जाता है? ईस्ट से अलग होकर अनुकूल समय आने पर एक नए ईस्ट में बदल जाता है। जब ये जो मुकुल इसमें बना है अपने जनक के इसमें, कुछ दिन के बाद जब ये मैच्योर हो जाएगा तो अपने जनक से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। समय अनुकूल परिस्थिति आने पर अलग हो जाता है, और फिर अलग होने के बाद क्या करेगा? ये नया क्या कर लेगा? फिर ये मैच्योर हो जाएगा, अलग हो जाएगा अपने जनक से, और फिर मैच्योर होके फिर न्यू क्या कर लेगा? नया ये इसमें बदल जाएगा, एक नए ईस्ट में बदल जाएगा। वही बोल रहा है, समय आने पर एक नए ईस्ट में बदल जाता है। ठीक है, मेरे समझ से ये मुकुलन वाला प्रोसेस भी आप लोग को बर्डिंग वाला समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक में। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
नेक्स्ट क्या है, कलिका। कलिका हम लोग किसको बोल रहे हैं, कलिका। कलिका क्या है, जिमुल्स के द्वारा। कलिका में क्या है, जिमुल्स के द्वारा। जिमुल्स में क्या होता है, जब किसी पौधे में पत्ती या तने के अग्रभाग पर बहुकोशिका हरे रंग की गोलाकार संरचना बनती है। मान लो कोई पौधा है ना, और वहां पे जो पत्ती बन रहा है, यहाँ पे मान लो कि ये पौधा है, वहां पे एक लीफ बन रहा है, पत्ती हो रहा है। उसी पत्ती या जो तना है के अग्रभाग पर, उसका जो ये अग्र वाला भाग है, वहां पे बहुकोशिकीय हरे रंग की गोलाकार संरचना बनती है। यहीं पे बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे कोशिका से मिलके एक गोलाकार संरचना बन जाती है, तो उसे कलिका कहते हैं। मतलब सब आदमी जानते हैं, कली कली देखे हो ना, सब कोई देखा होगा, गुलाब का कली है ना, उसी तरह से तो वही कली बन जाता है। सारे पौधे का अलग अलग होता है ना, तो उसी ही हम लोग क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। और यही कलिका मातृ पौधे से अलग होकर अनुकूल समय आने पर नए पौधे के रूप में बदल जाता है। कई बार आप लोग देखोगे कि जो प्लांट जो पत्ती होता है, उसके जो छोटा छोटा सा इस तरह से निकला हुआ होता है, आप अगर उसको वहां से काट के और उसको अलग लगा दोगे, है ना, सॉइल में डाल के कहीं लगा दोगे, तो वहां से एक दूसरा पौधा बनके तैयार हो जाता है। वही बोला जा रहा है कि अगर आप उसको हटा दे रहे हो, यही कलिका मातृ पौधे से अलग हो जाता है बाद में, और फिर क्या कर लेता है, अनुकूल समय आने पर नए पौधे के रूप में बदल जाता है। ठीक है, और ये जनरली फ्यूनेरिया पौधे में होता है। किस पौधे में देखने को मिलता है, जनरली फ्यूनेरिया में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये वाली बात भी आप लोग को कि कलिका से कैसे होता है, ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग कि नेक्स्ट में क्या है हम लोग का, खंडी भवन। खंडी भवन क्या है, खंडी भवन अभी हम लोग क्या 6 टॉपिक था, 6 है ना, अलैंगिक जनन 6 टाइप का था। 6 टाइप में से हम लोग 5 टाइप पूरा कर चुके हैं। ये क्या है, 4 टाइप पूरा कर चुके हैं। ये क्या है, खंडी भवन 5वां टाइप। तो खंडी भवन क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, खंडी भवन। नाम से ही पता चल रहा है, फ्रेगमेंटेशन या खंडी भवन मतलब बहुत सारे खंड खंड में छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, विभक्त हो जाएगा। और जितना छोटा टुकड़ा इसका होगा, वो सारा टुकड़ा एक नए ऑर्गेनिज्म के मतलब एक नया जीव बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस विधि में बहुकोशिकीय जनक एक जनक होता है, और ये बहुत सारे कोशिका से मिलके बना हुआ होता है। किससे बन के बना होता है, बहुत सारे कोशिका से मिलके बना होता है, इसीलिए इसको बहुकोशिकीय जनक कहते हैं। ठीक है, तो इस विधि में बहुकोशिकीय जनक जंतु का शरीर 2 या अधिक खंडों में स्वतः टूट जाता है। अब ये बहुकोशिकीय है, बहुत सारे कोशिका से मिलके बना हुआ है। अब या तो ये 2 भाग में कटे, जो कि हम लोग अमीबा में जैसे देख रहे थे, या फिर इसको बहुत सारे भाग में हम लोग इसको काट दे। ठीक है, काट दे, लेकिन ये हम लोग काट दे की बात कर रही है, वो ऑटोमेटिक खुद ही जीव में होता है। जब उसको विखंडन करना होता है तो वो खुद से ही कर लेता है। ये बताने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि काट देते हैं, नहीं भी काटेंगे वो खुद से ही करता है, वैसा प्रोसेस उसके बॉडी में खुद से ही होता है। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट में अगर हम इसको अलग अलग भाग में काट देते हैं, स्वतः टूट जाता है, बोल रहे हैं ना, स्वतः टूट जाता है। तो शरीर 2 या अधिक खंडों में स्वतः टूट जाता है, और प्रत्येक खंड अनुकूल समय आने पर एक नए पौधे या जीव में बदल जाता है। जैसे ही अनुकूल समय आता है, तो ये इसका जितना छोटा छोटा पार्ट है ना, ये छोटा छोटा जितना सारा अलग अलग पार्ट में जितने पार्ट में ये टूटा है, ये सारा पार्ट अलग होके उतना सारा क्या कर लेगा, नया जीव बना के तैयार कर लेगा। क्या कर लेगा, नया जीव बना के तैयार हो जाएगा। इसके सारे टुकड़े से जितना छोटा टुकड़ा होगा, वो सारे टुकड़े से एक नया जीव बन के तैयार हो जाएगा। तो खंड अनुकूल समय आने पर एक नए पौधे या जीव में बदल जाते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये जनरली किसमें होता है, एस्पायरोगैरा, शैवाल या फिर यूलोथेरिक शैवाल, यही सब में क्या होता है, ये सारा इसका क्या है, एस्पायरोगैरा शैवाल या फिर यूलोथेरिक शैवाल, इसमें जनरली क्या हो जाता है, ये खंडी भवन के द्वारा ही ये अपना जनन का प्रोसेस, अलैंगिक जनन का प्रोसेस करते हैं, अलैंगिक जनन की क्रिया करते हैं। किस विधि के द्वारा, खंडी भवन के द्वारा। ठीक है, तो ये वाला खंडी भवन में कैसे होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे समझ से। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप हम लोग चलते हैं अपना, क्या है हम लोग का, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन में क्या होता है, रीजनरेशन। ये सब लोग आप लोग देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे। अगर डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा ध्यान खोल के रखे, तो आप लोगों को सब कुछ जो भी पढ़े हैं इस चैप्टर में बेसिक में, वो बेसिक जनरली चीज आप लोग इस विषय में जानते होंगे। तो पहला क्या है, छठा टाइप इसका अलैंगिक जनन का क्या था, है हम लोगों का पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन, री का मतलब ही होता है फिर से,
है ना। कोई चीज बना हुआ है ना, तो बने हुए को तो हम फिर से नहीं बना सकते हैं ना। कोई स्विच ऑन ही है तो हम फिर से तो उसको ऑन नहीं कर सकते हैं जब तक ये ऑफ ना हो। तो कोई चीज अगर मान लो बना हुआ था, कोई स्विच है जो ऑन था, हम उसको ऑफ कर दिए, तभी तो हम उसको फिर से रीजेनरेशन मतलब फिर से हम उसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो उसी तरह से कोई पार्ट अगर बना हुआ रहता है बॉडी का, अगर वो क्या होता है कि कट के अलग हो गया, अब वो पार्ट क्या हो गया, बॉडी से अलग हो गया, और फिर से वो रीजनरेट कर लेता है, फिर से उस भाग को बना लेता है ना। रीजेनरेशन, जनरेशन का मतलब फॉर्मेशन करना, और री का मतलब फिर से, और फिर से कटे हुए भाग को बना लिया, तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, रीजनरेशन या फिर पुनरुद्भवन। तो जैसे कि मान लो छिपकली, डे टू डे लाइफ में आप लोग देखे होंगे छिपकली रहता है, छिपकली की पूंछ कई बार कट जाती है या कट नहीं जाती है, वो खुद से मतलब अपने प्रे से वो जो छिपकली होता है वो प्रे हुआ, और जो उसका मतलब शिकारी या शिकारी, जो शिकार अगर मतलब कोई उसको खाने के लिए आ रहा है, अटैक कर रहा है, तो वो उससे नहीं पकड़ा है, इसलिए वो खुद उसके अंदर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के द्वारा, ऑटोफेजी के द्वारा वो खुद से ही अपने पूंछ को, टेल को क्या कर लेता है, काट लेता है। उस प्रोसेस को ऑटोफेजी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, खुद से ही अपने इसको मतलब अपने वो पकड़ा ना सके, उसको कोई खा ना ले, इसलिए वो अपने पूंछ को क्या कर देता है, वहीं पे काट लेता है, ठीक है, या फिर कई बार दब के कट भी जाता है। और फिर से आप देखोगे कि कुछ दिन के बाद वो जो पूंछ होता है छिपकली का, वो फिर से ब्लैक ब्लैक टाइप का थोड़ा रहता है, और फिर से वो रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग पुनरुद्भवन कहते हैं, मतलब फिर से रीजनरेट कर जाता है। तो जैसे कि होता क्या है इसमें, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कुछ जीवों में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है, जैसे प्लेनेरिया, स्पंज, हाइड्रा, अमीबा, ये सब में। अभी हम लोग देखे थे जैसे कि कुछ ये जीव होते हैं, जैसे कि जैसे जैसे जीव बड़ा होते जाता है, वैसे वैसे उसमें रीजनरेशन, पुनरुद्भवन का प्रोसेस जो होता है वो कम होते जाता है। और जब जीव बहुत छोटा होता है, जैसे कि अगर हम कहें एक कोशिकीय जीव जो है उसमें ये क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन वही अगर हम बहुकोशिकीय जीव की बोले तो उसमें ये क्षमता बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो इसमें जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बड़े होने के बाद बहुत कम हो जाती है, और छोटे होने पर मतलब छोटा जीव अगर एक कोशिकीय है तो वो क्या होता है कि ज्यादा अच्छे तरीके से उसमें हो जाता है, जैसे कि पूरा पूरा बन के तैयार हो जाता है। अगर हम बात करें प्लेनेरिया की, तो प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है, जिस प्लेनेरिया के बॉडी में ऐसा एक ये करके देखा गया था, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था कि जो प्लेनेरिया है, अगर आप इस प्लेनेरिया को क्या कर देते हो, 3 छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हो, तो इसका जो छोटा छोटा टुकड़ा काट के बना रहे हो इस छोटे छोटे टुकड़े से, तो ये ऊपर वाला जो भाग है इस तरह से ये क्या कर लेता है, नीचे का बना लेता है, और इसका जो कटा हुआ नीचे वाला भाग जो है ये ऊपर का बना लेगा, और जो ये बीच वाला भाग जो होगा ये कुछ दिन के बाद ऊपर और फिर कुछ दिन के बाद नीचे दोनों बना लेगा। तो एक प्लेनेरिया से क्या हो जाएगा कि 3 प्लेनेरिया बनके तैयार नहीं हो जाएगा। एक प्लेनेरिया से क्या हुआ, एक यहां से बना, एक यहां से बना, है ना, दूसरा, और एक तीसरा, तो एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बन गया, है ना। क्या हम लोगों के बॉडी में इतने बड़े हम लोग क्या है, मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय से बने हुए हैं, है ना। और ये सब अभी हम लोग पढ़े थे, प्लेनिया है, स्पंज, ये सब क्या है, एक कोशिकीय है, अमीबा है एक कोशिकीय है, हाइड्रा है एक। अगर मान लो इसका बॉडी जो है ये इस तरह से, अगर हम लोगों को बहुकोशिकीय में अगर इस तरह से काट दें, 3 टुकड़े में हम लोगों को कर दे, तो क्या हम लोगों का सर और पैर फिर से हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो यही बात बोली जा रही है, कुछ जीवों में ऐसी असीम क्षमता पाई जाती है पुनरुद्भवन की, जैसे प्लेनेरिया में देखा गया था। उसी तरह जो स्पंज है, स्पंज में भी ऐसा देखा गया है कि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दोगे तो हो जाएगा। उसी तरह से ये हाइड्रा या अमीबा, अमीबा को भी हम लोग देखे थे कि अमीबा को हम लोग क्या कर रहे थे, अमीबा को हम लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग, पता नहीं क्या हो गया, अमीबा में हम लोग क्या देख रहे थे कि इस प्रक्रिया में हम लोग क्या कर रहे थे कि अमीबा में हम लोग देख रहे थे ना कि इस तरह से जब
इस प्रकार से जब हम लोग देख रहे थे कि प्लेनेरिया जो था, प्लेनेरिया में क्या हम लोग देखे कि प्लेनेरिया जो है या स्पंज है, हाइड्रा है, ये सब में क्या हो रहा था कि ये ब्रेक हो जा रहा था। मतलब जब इसको काट दे रहे थे, अभी अमीबा का इससे पहले देखे थे कि जब हम उसको तोड़ दे रहे थे, ब्रेक दे रहे थे, तो वो अलग अलग पार्ट में क्या हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था, है ना। दो अमीबा से एक अमीबा से दो अमीबा बन के तैयार हो गया था। उसी तरह से दो अमीबा से अगर हम उसको ज्यादा टुकड़े में काट देंगे तो और सारा बन के तैयार हो जाता। उसी तरह से हाइड्रा को भी देखा गया था कि एक बार उसको 40 पीसेज में कट कर दिया गया था, 40 अलग अलग टुकड़े में, और उसका 40 अलग अलग टुकड़ा एक नया हाइड्रा बना के, एक न्यू जीव बना के तैयार कर दे रहा था। तो एक हाइड्रा से 40 नया नया हाइड्रा बन के तैयार हो जा रहा था। उसी प्रक्रिया को पुनरुद्भवन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, पुनरुद्भवन का प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद हाइड्रा व अमीबा, इन जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। चाहे वो क्या होता है, असीम क्षमता पाई जाती है पुनरुद्भवन की। और प्लेनेरिया है, स्पंज है, हाइड्रा है, अमीबा है, इन सब में क्या किया जाता है कि इन जीवों का शरीर को कई टुकड़ों में पहले क्या करते हैं, विभाजित कर लेते हैं, और जो टुकड़ा होता है कर दिया जाए, और फिर प्रत्येक टुकड़े जिससे केंद्रक का अंश पाए उपस्थित हो। हाँ, जो टुकड़ा है उसमें लेकिन आपका केंद्रक बीच में जो आपका पाया जाता है, कोई भी कोशिका होती है बीच में केंद्रक होता है, तो वो केंद्रक आपका होना चाहिए। तो जैसे ही क्या होता है कि जब काट के आपको जितना टुकड़ा आप उसका किए हैं उसमें अगर केंद्रक का अंश उपस्थित होगा तो वे सारे टुकड़े से क्या होता है, पुनः पूर्ण जीव जो है वो एक छोटा सा टुकड़ा से पूरा पूर्ण जीव बन के तैयार हो जाता है और उसका निर्माण कर लेते हैं। उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पुनरुद्भवन। और ये पुनरुद्भवन जो होता है, पुनः विभाजन द्वारा पूर्ण शरीर का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक मेरे समझ से आप लोग को क्लियर हो गई होगी। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। ठीक है।